एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कमल ने अपने विरोधियों के ऊपर एक सिविल केस दायर किया जिससे उसने प्रॉपर्टी का पोजीशन मांगा था और उसी डॉक्यूमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उसने विरोधियों के खिलाफ एक ट्रेसपास का मुकदमा भी दायर किया। मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर दी, यानी कि दोनों पार्टीज वही थीं, दोनों के एडवोकेट्स वही थे। जिस डॉक्यूमेंट पर सिविल और क्रिमिनल मुकदमे टिके हुए थे वह डॉक्यूमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट भी वही था, कोर्ट बिल्डिंग भी वही थी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी वही थी। लेकिन आखिर में सिविल कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस से प्लेंटिफ की कहानी ज्यादा विश्वसनीय लगती है, इसलिए डिक्री पास की जाती है। कमल को डिक्री प्राप्त हो गई। जबकि क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि कंप्लेनेंट आरोप को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाया है, इसलिए आरोपी यानी विरोधी पक्ष को बरी किया जाता है। कमल कोर्ट से बाहर आकर वकील साहब से पूछता है, सर सबूत तो वही थे, फिर नतीजा उल्टा कैसे हुआ? और यहीं से इसी पॉइंट से सिविल और क्रिमिनल केसेस में दिए गए एविडेंस का असली फर्क शुरू होता है। आज हम यही सीखने और देखने वाले हैं कि सिविल और क्रिमिनल केसेस में दिए गए एविडेंस में क्या बुनियादी फर्क होता है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे शिफ्ट होता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कोर्ट्स के द्वारा क्या मांगा जाता है। सिविल मुकदमे में दांव आमतौर पर पैसा, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट या क्षतिपूर्ति का होता है। गलती हो गई तो कोई बात नहीं, भरपाई संभव है। लेकिन क्रिमिनल ट्रायल में दांव इंसान की आजादी और उसकी जिंदगी का होता है। एक आदेश हुआ और आदमी जेल चला जाता है, वहां जिंदगी का कीमती समय वापस नहीं आ सकता है। इसलिए क्रिमिनल कोर्ट की सोच अपने आप ज्यादा सतर्क और अधिक कठोर हो जाती है। कोर्ट मानो हर कदम पर खुद से पूछता है कि कहीं एक निर्दोष को सजा तो नहीं दे रहे हैं। यदि इसे किताबी भाषा में समझा जाए तो सिविल कोर्ट में थ्योरी ऑफ प्रीपोंडरेंस यानी कि अधिक संभावना वाली बातें काम करती हैं, सारा एविडेंस इसी पर चलता है। जबकि क्रिमिनल कोर्ट में प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की बात की जाती है, ऐसा एविडेंस जहां कोई संदेह ही न बाकी बचे। आपको बिरदीचंद वाला केस तो याद होगा ही, जिसमें बताया गया था कि एविडेंस के अलग अलग सूत्र आपस में किस तरह जुड़कर एक पुख्ता चेन ऑफ एविडेंस तैयार करते हैं। क्रिमिनल केस के इस एविडेंस को हर संदेह से परे होना चाहिए। अब एविडेंस की इस कानूनी पहेली का अगला स्तर आता है जिसे कानून की भाषा में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कहा जाता है। सिविल कोर्ट जब किसी विवाद को देखती है तो वह यह नहीं पूछती कि पार्टी का सच 100% सिद्ध होता है या नहीं होता है, बल्कि कोर्ट यह देखती है कि दोनों पक्षों की कहानियों में से किसकी कहानी की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ती है। यदि रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस से प्लेंटिफ की स्टोरी ज्यादा नेचुरल, कंसिस्टेंट और प्रोबेबल प्रतीत होती है तो कोर्ट उसके पक्ष में डिक्री पारित कर देता है। डिफेंडेंट की बात ज्यादा संभव लगे तो न्याय का तराजू उसके पक्ष में झुक जाता है। दूसरी ओर क्रिमिनल कोर्ट की दृष्टि कहीं अधिक कठोर होती है। वहां केवल संभावना पर्याप्त नहीं मानी जाती, वहां आरोप तभी स्वीकार होता है जब पूरा केस इस स्तर तक सिद्ध हो जाए कि किसी भी समझदार व्यक्ति के मन में कोई संदेह बाकी ना बचे। बातों को इस स्तर तक प्रूव करने को ही प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहा जाता है। सिविल व क्रिमिनल कोर्ट्स की इन दो अलग अलग अपेक्षाओं से एक ही एविडेंस या एक ही डॉक्यूमेंट सिविल व क्रिमिनल कोर्ट्स में अलग अलग परिणाम प्राप्त कर देता है। यही हमारे आज के जो कंप्लेनेंट थे कमल, उनके प्रश्न का उत्तर है। यही उनके वकील साहब ने उनको कहा होगा। अब हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में यह सब कैसे दिखाई देता है। कोर्ट की रोजमर्रा की कार्रवाई में भी यह फर्क साफ दिखाई देता है कि सिविल एविडेंस कैसे काम करता है और क्रिमिनल एविडेंस कैसे काम करता है। एक केस देखते हैं जहां एक व्यक्ति ने उधार के पैसे की रिकवरी के लिए सिविल सूट दायर किया। उसने प्रॉमिसरी नोट लगा दिया, बैंक में रकम के लेन देन की एंट्री वाला पासबुक का पेज लगा दिया और 2 गवाह कोर्ट में पेश कर दिए जिन्होंने इन सबको होते हुए देखा था। इन सब सबूतों के आधार पर कोर्ट को लगा कि लेन देन की संभावना ज्यादा है, इसलिए डिक्री पास हो गई। लेकिन उसी लेन देन को चीटिंग या फ्रॉड बताकर जब क्रिमिनल केस चलाया जाए तो कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना पड़ेगा कि शुरू से ही धोखाधड़ी की इंटेंशन थी। पहले से अपने मन की इंटेंशन के बाद आरोपी ने फिर धन दिया या प्रॉपर्टी की डिलीवरी अपने पास ले ली, यानी कि
प्रोसिक्यूशन को कंप्लेनेंट को मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों का अस्तित्व अलग अलग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा। यदि दोनों एलिमेंट्स पर स्लाइटेस्ट डाउट भी बाकी बचा रह गया तो कन्विक्शन करवाना संभव नहीं होगा और अक्यूज्ड बरी हो जाएगा। हम परिणाम देखते हैं कि सिविल में प्रोबेबिलिटी काफी है, संभावना पर्याप्त हो जाती है, जबकि क्रिमिनल केस में सर्टेनिटी चाहिए, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चाहिए। अब सवाल आता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो, यानी कि इन सब चीजों को कौन प्रूव करेगा। यहां दो चीजें होती हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ तथा ओनर्स ऑफ प्रूफ। मूल बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमेशा प्लेंटिफ पर ही रहता है, लेकिन प्रारंभिक बातों का प्रूफ कोर्ट में देते ही ओनर्स पलटकर एकदम से दूसरी पार्टी यानी डिफेंडेंट पर चला जाता है। प्लेंटिफ ने प्रोमिसरी नोट दिखाया तो ओनर्स एकदम से डिफेंडेंट पर चला गया कि अब आओ इसे डिस्प्रूव करो। सिविल केस में हर कदम पर यूं ही खटखट ओनर्स बदलते रहते हैं। अंत में सभी बातों को देखकर जिसकी बात अधिक प्रमाणिक लगती है वह जीत जाता है। क्रिमिनल ट्रायल में ओनर्स हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहता है। हर बात को प्रोसिक्यूशन को ही प्रूव करना होता है और आरोपी को तो केवल हल्का सा डाउट पैदा करना होता है कि प्रोसिक्यूशन की कहानी सच्ची नहीं है। इसमें देखो यह पेज फंसा हुआ है। प्रोसिक्यूशन की कहानी में यदि कोर्ट को एक बार डाउट पैदा हो गया तो आरोपी बरी हो जाता है। क्रिमिनल केस में ओनर्स तभी बदलता है जब पोक्सो या SC/ST एक्ट जैसे कानूनों ने ओनर्स को पलटकर आरोपी पर कर दिया हो और कहा हो कि आओ अपनी बेगुनाही साबित करो। इस पर जुडिशियल पोजीशन देखी जानी जरूरी है। अपनी चर्चा को हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की सहायता से अधिक आसानी से समझ सकते हैं। एक केस था 2002 का KG प्रेमशंकर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल और क्रिमिनल मामलों के परिणाम एक दूसरे पर बाइंडिंग नहीं होते क्योंकि दोनों में प्रूफ का स्तर अलग अलग होता है। इसी तरह से एक दूसरा केस था जिसको आपने बहुत बार सुना है, इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा। ये 2005 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि सिविल मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, क्रिमिनल केस को दायर करने से रोका नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है कि दोनों अदालतें, सिविल और क्रिमिनल, दोनों कोर्ट एक दूसरे से स्वतंत्र होकर एविडेंस का अपने अपने तरीके से मूल्यांकन करेंगी और अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकेंगी। दोनों की दृष्टि अलग अलग रहेगी, एक की संभावना वाली, दूसरी की बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाली। यहां पर इंडियन लीगल सिस्टम की स्ट्रेटेजी देखने वाली है। एविडेंस, उसके उद्देश्य, प्रूफ की जिम्मेदारी और प्रूफ के स्तर के इस अंतर को समझकर पार्टीज व उनके एडवोकेट्स अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं और वो करते हैं। लेकिन यदि सिविल केस में एक पक्ष अपने मामले को संभावना से अधिक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तक ले जाकर प्रूव कर दे तो क्या होगा? कोर्ट्स कहती हैं कि अपने मामले की संभावना अधिक दिखाओ, लेकिन यदि दूसरी पार्टी जैसे प्लेंटिफ उसको संभावना से भी अधिक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ले जाकर प्रूव कर दे तो क्या होगा? सोने में सुगंध पैदा हो जाएगी। सिविल केस में संभावना दिखाना पर्याप्त होता है, लेकिन उसे संदेह से परे भी दिखा दिया जाए तो विपक्षी की कमर ही टूट जाती है। दूसरी ओर क्रिमिनल केसेस में आरोपी को प्रोसिक्यूशन स्टोरी में केवल संदेह पैदा करना होता है तो उसका काम बन सकता है। लेकिन यदि आरोपी संदेह से परे जाकर यह प्रूव कर दे कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी न केवल असंभव है, न केवल डाउटफुल है, बल्कि यह झूठी और मनगढ़ंत है तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि आरोपी पक्का बरी होगा। इंडियन लीगल सिस्टम की तकनीक यही है कि अपनी पार्टी को इतना पक्का एविडेंशियरी आधार दे दो जो कानूनी पर्याप्तता से आगे निकलकर आरोपी के हक में या जो आपकी पार्टी है उसके हक में वह एक प्रूफ को जनरेट कर दे। हमने देखा एविडेंस वही रहता है, तथ्य वही रहते हैं, गवाह वही रहता है, परिवर्तन केवल एविडेंस की पर्याप्तता का होता है। सिविल कोर्ट संभावना से संतुष्ट हो जाता है, जबकि क्रिमिनल कोर्ट संदेह की स्लाइटेस्ट गुंजाइश भी स्वीकार नहीं करता। वह हर कुछ चीज संदेह से परे चाहता है। इसलिए एक ही दस्तावेज सिविल कोर्ट में डिक्री दिलवा देता है, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में सजा दिलवाने में असफल हो जाता है। यहां इंडियन लीगल सिस्टम एक अलग रणनीति पर काम करता है। इंडियन लीगल सिस्टम की
कार्यप्रणाली एक स्टेज अधिक करने वाली रणनीति को अपनाकर होती है। सिविल केसेस में संभावना से काम नहीं चलाया जाता, वहां भी प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दिया जाता है। और क्रिमिनल केसेस में जहां प्रोसिक्यूशन स्टोरी में केवल डाउट पैदा करने से काम चल जाता है, वहां हम प्रोसिक्यूशन स्टोरी को पूरी तरह से नष्ट करते हैं। इसीलिए इंडियन लीगल सिस्टम के भरोसे का स्तर कानून के स्तर से भी ज्यादा रखा जाता है, ताकि आप सेफ रहें। इंडियन लीगल सिस्टम वहां खड़ा होता है जहां अदालतों में मुकदमे किस्मत से नहीं कौशल से तय होते हैं। यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन केवल सवाल नहीं होते, सत्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। यहाँ इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन महज एक सलाह नहीं होती, बल्कि पूरे केस की दिशा तय करने वाला पहला निर्णायक कदम होता है। इंडियन लीगल हमें धारा 15 पर जोर देना चाहिए। लेकिन सर, रिवीजन पेपर्स में ये बिंदु देखें। ठीक है, हम इसे संशोधित करेंगे और दाखिल करेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम में ड्राफ्टिंग पन्नों का बोझ नहीं होती, बल्कि सटीक शब्दों में बुनी गई कानून और रणनीति का जाल होती है। और फाइनल आर्गुमेंट्स अदालतों की नब्ज पर रखे हुए जजमेंट से गाइडेड संतुलित हाथ होते हैं। The foundational principle of our justice system, Your Honor, is the presumption of innocence. कोर्ट में जीत शोर मचाने से नहीं मिलती, सही संतुलित रिकॉर्ड उसकी टाइमिंग और उसके प्रेजेंटेशन से मिलती है। इंडियन लीगल सिस्टम से जुड़िए और अनुभव कीजिए कि कैसे सही क्रॉस, गहरी कंसल्टेशन, बेहतरीन ड्राफ्टिंग और पुख्ता कोर्ट क्राफ्ट मुकदमे को भ्रम से निकालकर निर्णायक स्पष्टता तक ले आते हैं। यहीं मंजिलों पर छाई धुंध को हटाकर साफ और स्पष्ट मंजिल दिखाई पड़ती है।